तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन बोले तो निश्चित समाकलन स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन बोले तो ज्यामितीय रूप में अगर समाकलन करना हो तो कैसे सॉल्व करते हैं वो सीख लिया। बेसिकली ग्राफ के क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखा है, ठीक है ना। और लास्ट में एक दो क्वेश्चन और लिया था अलग से, जिसमें एक क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड का था, वो भी हमने सॉल्व किया था। पर एक छोटी सी बात ध्यान सुनना दोस्त, सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो भी आपके दिमाग में रहना चाहिए ताकि क्वेश्चन कहीं गलत ना होने पाए। वो छोटा सा स्टेटमेंट क्या है ऊपर मैंने लिख रखा है, पर इसको हम समझने से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी ये स्टेटमेंट तभी फील आएगा। समझते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे मान लो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया था मैंने कि अगर नीचे sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा दोनों दिख रहा हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर से डिवाइड कर दें। करते हैं वैसे ही। तो अगर इसको सॉल्व करने बैठ जाए हम तो ये हो जाएगा, न्यूमरेटर में अगर यहां पे डिवाइड करेंगे तो dx अपॉन cos स्क्वायर x, बोले तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। cos से डिवाइड किया है तो नीचे cos रहेगा तो ऊपर आके sec हो जाएगा, अपॉन यहां पे cos से डिवाइड करोगे तो इसके नीचे cos आएगा तो tan बनेगा, इसके नीचे cos आएगा तो 1 बनेगा, मतलब 2 tan स्क्वायर x प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या दिख रहा है, यहां पे tan x को t मान लो, लेट tan x बराबर t, तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt। लेकिन लिमिट का भी हमको सॉल्व करना पड़ता है, याद करो लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड का, उसमें लिमिट भी चेंज होता है। तो अगर अभी तो यहाँ पे 0 है तो 0 रहेगा, पाई है तो पाई रहेगा, ये 0 डिग्री मान लो, ठीक है पाई रहने दो, तो ये 0 डिग्री है, पाई है, ऐसे हमको लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे रखा है। परंतु किंतु ध्यान सुनिएगा, अगर हम बात करें ये tan x के बराबर t तो दे रखा है, अब इसमें हमको क्या करना है sec स्क्वायर x dx बराबर dt रखने से पहले हमको लिमिट भी तो चेंज करनी है। तो लिमिट चेंज करने के लिए एक बार यहाँ पे 0 डालेंगे x की वैल्यू, एक बार लोअर लिमिट, अगर लोअर लिमिट हम सॉल्व करें तो हम क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू 0 डालेंगे और फिर उसके बाद हम t निकालेंगे, क्या आएगा, तो t डालेंगे यहाँ पे 0 क्या हो जाएगा tan 0 बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा, देखो ध्यान से सुनो, अगर इस 0 को लगे यहाँ डालूं तो बन जाएगा tan 0, ये बन जाएगा tan 0, t का मान आ जाएगा, तो लोअर लिमिट मिल जाएगा, ऐसे अपर लिमिट भी मिल जाएगा। वो तो सब बात ठीक है, वो सब बात ठीक है, पर अगर मैं इसके बारे में बात करूं, लोअर लिमिट अपर लिमिट सॉल्व करना सिखाया, लिख देता हूं, चलो ठीक है एक बार लिख दे रहा हूं। अपर लिमिट कैसे सॉल्व कर दो आप, x की वैल्यू आप क्या पुट करने वाले हो, आप x की वैल्यू पाई पुट करने वाले हो, और पाई पुट करने पे आपकी t की वैल्यू क्या आएगी tan पाई, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा अपर लिमिट हो जाएगा। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट जो भी है, जो भी सॉल्व होके आया, पर उससे जरूरी एक स्टेटमेंट है, उसको ध्यान सुनिएगा। अगर आप इसमें 0 डाल रहे हैं तो tan 0 बन रहा है, ठीक है कुछ मिल रहा है, लेकिन पाई डाल रहे हैं तो tan पाई मिल रहा है, अभी तो ठीक है कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 0 से पाई के बीच की एक वैल्यू क्या ले लूं मैं, x बराबर π/2 डालूं, तो t बराबर क्या हो जाएगा आपका tan, क्या हो जाएगा tan π/2 होगा। इसमें लाके डाला मैंने इसकी वैल्यू π/2, तो ये क्या हो गया बेसिकली हमारा इनफाइनाइट बन गया, क्योंकि tan π/2 बोले तो tan 90 डिग्री वैल्यू होती है इनफाइनाइट। हाँ सुनना ध्यान से सुनना, बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से सुनने वाली बात है, ध्यान सुनिएगा। तो हमको क्या दिख रहा है, t टेंड कर रहा है इनफाइनाइट को कब, x बराबर π/2 पे। तो स्टेटमेंट अब ध्यान सुनते हैं, मतलब ये कोई ऐसा ग्राफ है, सुनना स्टेटमेंट सुनने से पहले एक और बात सुन लो, कि मान लो कि अगर इस ग्राफ को ऐसे, हमको नहीं पता कैसा है, हम ऐसे जस्ट इमेजिन कर रहे हैं, मान लेते हैं हम ग्राफ ऐसे था जैसे हमने कल बनाया था, यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ से ऐसे ग्राफ जा रहा है, यहाँ पे हमारा क्या है 0 है, ठीक है, और कहाँ 0 से लेके कहाँ से जाना था पाई तक। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा पाई है, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये हमारा 0 है और ये पाई है। तो अगर मैं बात करूँ 0 पे तो कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है, पाई पे कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है। अच्छा जो वैल्यू मिल रही है उस पर मत जाओ, मैं एक इमेजिन करा रहा हूँ आपको, बस ऐसे अपनी तरफ से एक इमेजिनरी ग्राफ बना के बता रहा हूँ। तो 0 पे भी कोई वैल्यू है, पाई पे भी कोई वैल्यू है, लेकिन जब हम कहाँ आ रहे हैं, जब हम आ रहे हैं π/2 पे, तो अगर मैं बात करूँ x की वैल्यू π/2 पे, तो उस समय ग्राफ की क्या कंडीशन है, उस समय जो ये सब्स्टिट्यूशन के रखा है हमने, इसके ग्राफ की क्या कंडीशन है, तो जो हम सब्स्टिट्यूशन tan x के बराबर t रखने जा रहे हैं वो वहां पे है ही नहीं है। ध्यान समझिएगा, यहां से गायब है। कैसे गायब है, क्योंकि अगर आप नोटिस करो जैसे आप x की वैल्यू π/2 डाल रहे हो तो t कहां टेंड करा इनफाइनाइट को, तो जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया उसमें t कहां टेंड करा इनफाइनाइट को, है ही नहीं है वहां पे। इनफाइनाइट का मतलब डू नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट का मतलब होता है डू नॉट डिफाइन, डू नॉट डिफाइन, अपरिभाषित जिसे कहते हो आप। तो वो हो, इसका मतलब π/2 पे ग्राफ है ही नहीं है। और अगर π/2 पे ग्राफ नहीं है, अगर π/2 पे मतलब अगर ऐसा मान के चलो आपको कि a से, इसको हटाओ पूरा,
अगर मान लीजिए आपको कि ए से बी तक इंटीग्रेट करना था और सी पे ग्राफ का पता ही नहीं है, समझ रहे हैं ना, ए से बी तक इंटीग्रेट करना था और सी पे ग्राफ का पता ही नहीं है, तो जब ग्राफ का पता ही नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन कहां कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाओगे? सुनना, क्योंकि हमको पता है, लास्ट लेक्चर में मैंने सीखा था कि जिस भी चीज का आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशियल होना चाहिए, दोनों चीजें उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, तभी इंटीग्रेशन होगा। तो यहां पे हम जो सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं वो सब्स्टिट्यूशन ए से बी के बीच में, सुनो अब स्टेटमेंट पढ़ने जा रहा हूं, अब एकदम फील आएगा आपको गजब का। कह रहा है फॉर डेफिनेट इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मस्ट बी डिफरेंशियल एंड कॉन्टिन्यूअस बिटवीन ए टू बी। अगर इंटीग्रेशन आपको करना है ए से बी के बीच में एफ एक्स डी एक्स का, तो जो हमारा इंटीग्रेशन करने वाला सिस्टम है इसमें जो हम सब्स्टिट्यूशन करने जाएंगे, मान लो इसमें fx बराबर मैं t रखने जा रहा हूं, जैसे यहां पे मैंने रखा tan x बराबर t रखने जा रहा हूं, तो जो हम सब इसी को ध्यान देना, बस इसी की बात करने जा रहा हूं मैं, बाकी सबसे मतलब नहीं है। अगर मैं इस tan x बराबर t रखने जा रहा हूं तो ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया tan x, इस tan x का सब्स्टिट्यूशन करते समय ध्यान ये भी देना है कि लोअर लिमिट से अपर लिमिट के बीच में कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं आ रही कि हम x डालें यहां पे, यक्स की कोई ऐसी वैल्यू 0 से पाई के बीच में तो नहीं आ रही है जिससे t की वैल्यू डू नॉट डिफाइन हो जाए, जिससे t की वैल्यू डू नॉट डिफाइन हो जाए। तो हाँ एक वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है? पाई बाई 2 आ रही है। इस पाई बाई 2 को अगर मैं इस x में डालूं तो t की वैल्यू डू नॉट डिफाइन आ रही है ना, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये अगर मैं लाके रखूं पाई बाई 2 ही हो जाएगा डू नॉट डिफाइन, डू नॉट डिफाइन मतलब वहां पे फंक्शन ही नहीं है, और वहां पे फंक्शन ही नहीं है इसका मतलब जहां पे फंक्शन ना हो वहां पे, देखो सोचो, जब फंक्शन होगा तो एक पॉइंट मिलेगा, वहां पे आप स्पर्श रेखा खींच सकते हो, टेंजेंट। डिफरेंशियल होगा, डिफरेंशियल मतलब अवकलनीय, अवकलनीय मतलब वहां पे एक स्पर्श रेखा आप खींच सको, तो स्पर्श रेखा तब खींचोगे ना जब ग्राफ होगा ना, ग्राफ ही नहीं तो कहां से स्पर्श रेखा खींचोगे? प्रॉब्लम आ गई ना। तो वहां पे डिफरेंशियल ही नहीं रह गया, और कॉन्टिन्यूअस तो कतई नहीं है, जैसे टूट गया ग्राफ, ऐसे ब्रेक हो गया ना, यहां से इसके पहले ग्राफ है इसके बाद ग्राफ है, यहां ब्रेक हो गया, तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, मतलब लगातार है भी नहीं, वो भी ब्रेक है। तो दोनों प्रॉब्लम यहां पे दिख रही है, और हमको पता है ये दोनों होगा तभी इंटीग्रेशन होगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? तो एक बात हमको पता चल गई कि ना तो डिफरेंशियल आ रहा है ना तो कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन गलत हो गया। क्लियर है? तो हम यहां पे कर देंगे चुपचाप, इसको गलत काट देंगे, जो भी हम कर रहे हैं वो पूरा का पूरा क्या है? गलत है यहां तक। तो कैसे करें इसको? तो इसको करने का तरीका क्या है कि आप अगर a से b तक f(x) dx का इंटीग्रेशन करना है तो इससे बेस्ट आप क्या कर दो कि पहले a से c तक चले जाएं, आप a से c तक चले जाएं, f(x) dx का कर लें, ठीक है ना, प्लस फिर c से b तक कर लें। मतलब आप क्या कर दो, आप इनको भूल जाओ, यहां से टूटा है, ठीक है, आप यहां से इधर का यहां से इधर का सॉल्व कर लो, अरे दोनों अलग अलग नहीं है, बस जस्ट यहां का एग्जैक्टली c का पॉइंट ही गायब होता है, ये पॉइंट गायब है, यहां पे जहां पे पहुंच रहे हैं ना यहां पे एग्जैक्टली यही पॉइंट गायब है। तो अगर ये छोटा सा पॉइंट गायब है तो एक काम करो, इसके इधर पहले की एरिया निकाल लो, इसके बाद की एरिया निकाल लो, दोनों एरिया जोड़ लो। तो पहले की एरिया निकाल ली हमने, अब बाद की एरिया निकाल लेते हैं। मैं क्या करता हूं, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं क्योंकि ये आगे हमारे काम आने वाला है जबरदस्त तरीके से, ठीक है। हालांकि इसका हम प्रूफ भी आगे सीखेंगे, पर एक बार अच्छे से लिख लो, और ये भी आपके नोट में लिखा होना चाहिए कि अगर आपको इंटीग्रेशन दे दिया, इंटीग्रेशन f(x) dx a से लेके b तक, और f(x) कहीं बीच में c पे टूट जाए, बीच में जहां पे c क्या है, c इज बिटवीन, c जो है हमारा कहां है, a और b के बीच में हो। अगर c जो है हमारा a और b के बीच में हो, ये भी आप बना लीजिएगा ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ बना के ये लिख लीजिएगा कि अगर हमें ये y = f(x) का इंटीग्रेशन करना हो, ये y = f(x) का ग्राफ था अपना, और वो c पे ब्रेक हो रहा था बीच में, c पे अगर ब्रेक हो जाए, मतलब क्या बोलेंगे हम कि अगर c पे ना तो डिफरेंशियल रह जाए ना तो कॉन्टिन्यूअस रह जाए, नॉट डिफरेंशियल एंड नॉट कॉन्टिन्यूअस एट सी, लिख लेना इसके नीचे में, नॉट डिफरेंशियल एंड नॉट कॉन्टिन्यूअस एट सी। अगर ऐसा हो जाए कि सी पे ना तो अवकलनीय रह जाए और ना तो सतत रह जाए, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम उसको तोड़ लेंगे, दो जगह तोड़ लेंगे कि ए से लेके सी तक अलग कर लो, कर लिया, फिर प्लस फिर दूसरा टुकड़ा जोड़ लो, क्योंकि ये इस एरिया निकल आई, ए से सी तक किया तो ये एरिया निकल आई, फिर सी से बी तक करेंगे तो ये एरिया निकल आएगी, तो कितना बढ़िया हो गया। फिर हम क्या कर लेंगे, सी से लेके बी तक कर लेंगे f(x) dx, तो ये पूरी एरिया निकल आएगी और हमारा आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमको तोड़ के सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जहां पे बीच में ये फंक्शन गायब हो गया, जहां पे टूट गया, या जहां पे अवकलनीय नहीं रह गया, जहां पे डिफरेंशियल नहीं रह गया, या जहां पे कॉन्टिन्यूअस नहीं रह गया, या जहां पे फंक्शन की डिफिनीशन चेंज हो गई, ये तीनों बार लिखिएगा। अगर y = f(x) फंक्शन का a से b तक इंटीग्रेशन करना है और वो c, जहां पे c इज बिलोंग a to b, मतलब a से b के बीच में है,
और वो सी पे नॉट डिफरेंशियल है, नॉट कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है और डिफरेंशियल भी नहीं है, मतलब सतत अवकलनीय भी नहीं है और सतत भी नहीं है, तो हम इस तरह से तोड़ के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे। आप ध्यानपूर्वक इस बात को याद रखिएगा हमेशा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि आगे में इसका प्रूफ भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लेंगे वहां पे क्या होता है कैसे होता है, पर ये चीज आपको ध्यान रहना चाहिए। स्टेटमेंट इस फोटो के साथ में ये स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, अपने आप आपको चमकने लगेगा कि ये प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ क्या है, टूटा हुआ है, ठीक है। और ये सब्स्टिट्यूशन गलत था, ये चीज हमने दोनों एक साथ सीख ली। दो स्टेटमेंट सीखा है, नोट नंबर फर्स्ट एंड नोट नंबर सेकंड। अच्छा ये क्यों? क्योंकि अब हम आगे जो क्वेश्चन करने वाले हैं ना, ये नीचे वाले आज जो मैंने क्वेश्चन ले रखे वो इस सेकंड वाले स्टेटमेंट पे डिपेंडेंट है कि हमको पहचानना पड़ेगा कहां पे ग्राफ नहीं है, वहां से हमें तोड़ तोड़ के सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जहां पे डिफरेंशियल नहीं हो, कॉन्टिन्यूअस नहीं हो, मतलब जहां सतत और अवकलनीय ना हो, वहां पे आप तोड़ दो, दो कर दो और दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो और फिर जोड़ के आंसर कर दो। जोड़ा क्यों? क्योंकि हमें ए से बी तक इंडिकेट करने का मतलब क्या हुआ, ए से बी तक की पूरी एरिया चाहिए हमें ग्राफ के नीचे की। तो एक काम ना करें, ए से सी तक की एरिया लिख ले और फिर सी से बी तक की एरिया लिख ले, फिर दोनों को जोड़ ले। तो वही हमने किया, देखो दोनों को जोड़ लिया अलग अलग। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, इसलिए प्लस जो किया माइनस मत करने लगना, यहाँ पे प्लस ही करना है क्योंकि दोनों एरिया जोड़ना है। तो मुझे लगता है मैंने छोटी छोटी बात को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इसको आप पहले ध्यानपूर्वक सुने और उसके बाद लिखें, ये काम ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि सुनते समय क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीजें, देखो ये 10th का तो है नहीं कि 10th में जैसे क्या ना एक बार नहीं तो नहीं भी समझे तो अपने आप से भी दिमाग लगा के आ जाता था, लेकिन ये 12th का मटेरियल है। यहां पे मैं समझाऊंगा ना तो भी आपको समझ में आने के लिए पूरा फोकस रहना पड़ेगा, नहीं तो उड़ जाएगा। तो इसलिए 10th के जैसी पढ़ाई बिल्कुल ही ना करें दोस्त, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिए। खैर इतने समझदार तो हैं ही, इतना तो नहीं बताना पड़ेगा, पर ठीक है अगर जो भी सोच रहा है कि जैसे 10th में पढ़ रहे थे वैसे पढ़ के कर लेंगे ना, तो दोस्त आपकी गलतफहमी बोर्ड एग्जाम के टाइम दूर हो जाएगी, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों स्टेटमेंट अच्छे से लिख लीजिए। अब हम जो पहले कल होमवर्क देते उसको सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद आज कुछ नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस कॉन्सेप्ट पे। ये जो नीचे वाला कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट नंबर 2, इस पे सॉल्व करेंगे। मिटा रहा हूं इसे, स्क्रीन पोस्ट करके कॉपी कर लीजिएगा। तो ये दमदार चीज थी जो हमने अभी सीखी, ठीक है। मजा आया? ठीक, कत्तई जहर। आगे बढ़ते हैं। मन क्यों बहका आधी रात को, किसने बंसी बजाई आधी रात को, किसने बंसी बजाई आधी रात को, मेरा मन महका रे महका आधी रात को। ऐसे कुछ करके गाना था ना, धुन यही थी, गाना क्या था पता नहीं। आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0 से 1/2 तक इंटीग्रेट करें। लिमिट लगाए 0 से 1/2 और dx अपान 1 - 2x स्क्वायर 1 - x²। इसको देख के कुछ लग रहा है ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है। कैसे पता चला? क्योंकि अगर इसमें x की यहाँ पे साइन रख दूं तो 1 - sin² बोले तो cos² बन जाएगा, और 1 - 2 sin² बोले तो cos 2x बन जाएगा। और इन दोनों का फार्मूला हमें पता है, क्या होता है जरा बताइएगा। लेट माना कि sin x, मैं क्या कर रहा हूं, x बराबर sin t रख दे रहा हूं, x इक्वल टू sin t या sin थीटा लिख लो जो भी मर्जी, sin थीटा लिख दे रहा हूं। तो पहले तो आप बात कर लीजिए लोअर लिमिट की, लोअर लिमिट ना, ये भी तो सॉल्व करना पड़ता है सब्स्टिट्यूशन। इसमें आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जब सब्स्टिट्यूशन करते थे तो वहां पे सॉल्व नहीं करना पड़ता, पर यहां पे हमें लोअर लिमिट अपर लिमिट को भी सॉल्व करना पड़ता है अलग से। पर हर बार मैं करके बताऊंगा तो अभी आपकी आदत लग जाएगी, ठीक है। तो जैसे मैं क्या करूंगा, इसमें डालूंगा, अगर क्या करूंगा, x की वैल्यू 0 डालूंगा। देखो यहाँ पे x है ना, मतलब x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1/2, तो एक बार रखो x की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 0 = sin थीटा। तो बेसिकली 0 कितनी वैल्यू होती है, sin 0 डिग्री की वैल्यू होती है। तो sin थीटा बराबर sin 0 मतलब थीटा बराबर 0 बस मिल गया लोअर लिमिट, नया वाला। अब अपर लिमिट करते हैं। तो अपर लिमिट मतलब निम्न सीमा ये रही है, उच्च सीमा हो जाएगी। उच्च सीमा कैसे निकालते हैं, ऊपर वाला। x की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे लाके 1/2 बराबर sin थीटा, और sin थीटा रखने के बाद 1/2 कितनी वैल्यू होती है, sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है, प्यार से रख दो। तो थीटा बराबर कितना मिल गया, 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम देखें सवाल हमारा बदल गया। सवाल कैसे बदल गया, दिस इक्वल टू 0 पे 0 डिग्री बन गया और 1/2 पे 30 डिग्री बन गया। अब रख दो मान, dx का मान कितना होगा, अवकलन करना पड़ेगा क्या इसका, कर दो। dx = sin थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, cos थीटा × d थीटा। रख दो, सारी वैल्यू रख दो। तो dx की वैल्यू रखेंगे cos थीटा d थीटा, रख दे cos थीटा d थीटा अपॉन नीचे आ जाएगा 1 - 2 sin² थीटा, क्योंकि x की वैल्यू sin थीटा रखेंगे ना, 1 - 2 sin² थीटा
कॉस 2 थीटा की फार्मूला है, याद करो। कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन थीटा रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ना, बन जाएगा हाँ। और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे रखो साइन स्क्वायर थीटा, साइन मतलब साइन थीटा रखोगे तो स्क्वायर लगा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा भी रूट में, तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा कॉस थीटा। अब इतना होशियार हो, इतनी छोटी छोटी बात आपको आती है। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा सवाल क्या बन गया, क्वेश्चन चेंज हो गया। और क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेशन 0 से लेके 30 डिग्री तक, 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक। क्या है क्या है क्या है, नीचे कॉस बचा है, ऊपर आके सेक बन जाएगा, सेक 2 थीटा डी थीटा। फार्मूला याद ही होगा इसका, इसमें कौन सी बड़ी बात है, याद आया। सेक 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, ln सेक 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा। और जो कॉफिशिएंट होता है वो नीचे आता है, तो कॉफिशिएंट थीटा के साथ में 2 है तो 2 नीचे आ जाएगा। और फिर लिमिट लग जाएगा कहां से कहां तक, 0 डिग्री से 30 डिग्री। देख लेना, कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, बाकी सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, यही काम करना है। 2 को तो पहले बाहर ही रख लो। जब हम 2 को बाहर रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 प्यार से। फिर अपर लिमिट 30 डिग्री डालेंगे। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा, देखिएगा ध्यान से। अपर लिमिट लिखो पहले, ln अपर लिमिट जब लाके 30 डिग्री यहां पे डालेंगे तो 30 डिग्री गुणे 2, ये 2 है मल्टीप्लाई में, तो 2 गुणे 30 हो जाएगा 60। सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री बोले तो 1/sin 1/cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1/2, पलट के 2 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा सेक 2 थीटा इक्वल टू, मतलब सेक 60 डिग्री बराबर 2 बन जाएगा। प्लस यहां पे लाके रखेंगे तो थीटा इंटू 30 गुणे 2 60 हो जाएगा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है √3। मुझे लगता है आपको ये सब वैल्यूज अब तक याद हो गई होंगी, क्योंकि मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं, याद करते रहे। ये तो अपर लिमिट हमने पुट कर दी, माइनस क्योंकि 2 हम बाहर कर चुके तो उससे टेंशन लेना है, माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो ln सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, प्लस tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो हटा ही दो, 0 लेने कोई मतलब नहीं होता। और एक बात, ln 1 की वैल्यू सबको पता होगी 0 होती है, तो ये पूरा खत्म हो गया। और ये पूरा खत्म हो गया तो बेसिकली हमारा फाइनल आंसर बन गया 1/2 ln 2 + √3। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर। तो लो, एक सिंपल सा सवाल था जो कि हमने आराम से लिख लिया। तो यहाँ पे मैंने एक चीज और आपको सिखाया है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं। तो जिसको अगर लास्ट लेक्चर में नहीं भी आया होगा तो आई होप अब आ गया होगा कि अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे सॉल्व करना है, निम्न सीमा और उच्च सीमा कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाऊंगा फिर आगे बढ़ेंगे। मिटा दिया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। मिटा देंगे हम लोग, इसको छोड़ेंगे थोड़ी ना। जानी क्वेश्चंस को ध्यान से समझे और इसके बाद लगाए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है अगला वाला, ये तगड़ा सवाल लग रहा है, करते हैं। पहले हल्का वाला करें क्या, चलो पहले हल्का वाला कर लेते हैं, देन उसके बाद वाला करते हैं। ये तो कुछ लोग अभी वही से परेशान हो जाएंगे। आराम से करना तो सब वही है। इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट क्या चीज दे रखा है, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कैसे करें इसको, याद आ गया होगा पुरानी चीज, वैसे दिमाग लगाना है। क्या गया जाए, क्या करते थे, याद आया कुछ हम लोग करते थे इसको 0 से इनफाइनाइट एज इट इज रहने दो, जो नीचे वाला सिस्टम है उसको ऊपर सेट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इसको ऊपर लाके लिखूं तो ये लिखूंगा मैं x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, नहीं माइनस नहीं प्लस है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस लगा दूं मैं यहाँ पे तो ध्यान से देखो, जैसे ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस b, x स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बच जाएगा। तो बेसिकली हमारा ये क्या लिखा हुआ है पूरा, ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया। एक्चुअल में जो ऊपर लिखा हुआ है पूरे को सॉल्व करूंगा तो सिर्फ आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि क्या है कांस्टेंट है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऊपर हमने क्या किया, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, और अगर ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो नीचे भी कर दो, किससे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से। कोई कांस्टेंट चाहे अंदर रखो चाहे बाहर रखो फर्क नहीं पड़ता उससे। और अपन नीचे पूरा पूरा क्या आ जाएगा, जो रखा था पहले से वो रखा रह जाएगा। वो क्या है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझते जाओ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम पहले सीख चुके हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, तो वो कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे हम सीख ही जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा, आगे की कहानी को ध्यान से देखें। क्वेश्चन कह रहा है इसको इसके नीचे ब्रेक कर दे, इसको इसके नीचे ब्रेक कर दे। सवाल बोल रहा है जो कह रहा है वो कर दो, इसके नीचे ब्रेक करोगे तो a वाला से कट जाएगा, तो ये b वाला बच जाएगा। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां, तो 1/a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऐसे रहने दो, इंटीग्रेशन
कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। जब ये इसके नीचे गया, ए वाले पार्ट कट गया, बी वाला बच गया, 1/1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नॉट बी स्क्वायर। ध्यान से देखें, ए वाला कटा है तो बी वाला बचे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर अगर नीचे जाएंगे तो बी वाला कट जाएगा, ए वाला बचेगा, तो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है ना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो हम जानते थे सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको फार्मूला बनता हुआ दिख रहा होगा tan इनवर्स का। यहाँ पे देखो dx अगर अंदर कर दूं मैं तो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बोले तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए। फार्मूला याद आया, वही लगा देते हैं, काम खत्म करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये बनेगा 1/b tan इनवर्स x बाई बी, ठीक है, माइनस 1/a tan इनवर्स x बाई ए, ये भी ठीक है। और पूरा लिमिट कहाँ से कहाँ तक लग जाएगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। हमको पता है इन्फिनिटी रखने पे कुछ होगा और 0 रखने पे कुछ होगा, रख के देख लेते हैं क्या होगा। रखो। तो ये जो हमारा बनने वाला है 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ध्यान समझिएगा, 1/b tan इनवर्स, जब लाके यहाँ पे मैं इन्फिनिटी डालूंगा, पहले अपर लिमिट डालेंगे ना पूरा का पूरा, तो जब लाके मैं यहाँ पे इन्फिनिटी डालूंगा तो हमको पता है इन्फिनिटी कितने की वैल्यू होती है, हमको पता है tan π/2 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। तो क्या मैं अगर यहाँ पे लाके इन्फिनिटी डालूं तो ये पूरा बन जाएगा इन्फिनिटी बाई बी, जो बटे में बी है वो भी इन्फिनिटी में एक साथ खत्म हो जाएगा ना यार, इन्फिनिटी के साथ तो सब कुछ समाप्त हो जाता है, तो ये बी की क्या औकात है, खत्म हो जाएगा ये भी, है ना। तो इन्फिनिटी रखने पे खत्म, और खत्म अगर इन्फिनिटी की हम जानते हैं, इन्फिनिटी को हम रख सकते हैं tan π/2, तो लाके रख दो यहाँ पे, ये हो जाएगा tan π/2। इससे फायदा क्या होगा, tan से tan हट जाएगा, सिर्फ बचेगा π/2 और इसके साथ में b माइनस, फिर एक बार लाके यहाँ डालो, जब यहाँ पे डालोगे तो 1/a tan इनवर्स, फिर वही जब इन्फिनिटी बनेगा तो इन्फिनिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan π/2, बढ़िया है, ठीक है, ओके, ब्रैकेट बंद, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट। तो सोचो जब यहाँ पे लाके 0 रखोगे तो 0 कितने का मान होता है, tan 0 डिग्री का होता है, मान कितना होता है, 0 होता है। तो सोचो जब लाके यहाँ 0 रखूंगा तो बनेगा tan 0, जैसे यहाँ tan से tan हटता है तो π/2 बचेगा, तो वैसे tan से tan हटेगा तो 0 बचेगा, 0 के साथ खत्म, यहाँ पे भी रखेंगे 0 तो 0 के साथ पूरा खत्म, मतलब अब 0 रखने पे पूरा 0 बनने वाला है, फालतू लोचा यहाँ पे फैलाने की जरूरत नहीं है, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब tan से tan हटाओ, बस काम खत्म करो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा tan से tan हट गया, बच्चा π/2b माइनस tan से tan हट गया π/2a। अब मन करेगा तो थोड़ा और सॉल्व कर लेना, नहीं तो ठीक है, चलो हो गया हमारा आंसर, ठीक है जी। हाँ, तो दूसरे क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी है, करते हैं, लेकिन करना तो ये अच्छा सवाल है वो, लेकिन है ना, करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप कॉपी कर लिया होगा। देखिए अब जो है धीरे धीरे सवाल अब टफ होंगे इसमें भी, लेकिन सुनो अभी जब तक ये सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं ना, तब तक ये टफ है। जैसे अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज आएंगी, गुण 7-8 गुण जो भी हैं, वो जब हम लगाना शुरू करेंगे उसके क्वेश्चन ना, तो आप देखेंगे कि बहुत ही छोटे छोटे तरीके से सवाल लग जाएगा, मतलब आपको ज़्यादा बुद्धि लगानी नहीं पड़ेगी, प्रॉपर्टी के नियम से फॉलो कर देंगे, सवाल लग जाएगा। अभी आज का ये जो आखिरी ये लेक्चर है, यही आपको थोड़ा सा जो लगने वाला, इसके बाद अब जो लेक्चर आएंगे ना वो बहुत हल्के लगेंगे, उसमें मैं IIT लेवल तक के क्वेश्चन लगूंगा, फिर भी आपको हल्का लगेगा। रीजन सुनो, जेईई मेंस में जो क्वेश्चन आता है ना डेफिनेट इंटीग्रेशन का, प्रॉपर्टी बेस्ड आता है और 2 कौड़ी का सवाल होता है, 2 लाइन में लग जाता है, 2 से 3 लाइन बहुत मुश्किल से जाना पड़ता है, तो आपको लगेगा अरे यार ये तो बोर्ड का क्वेश्चन है, पर वो रहेगा जेईई मेंस का। हाँ, एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं वो बढ़िया होते हैं, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तो उसके लिए मैंने कहा ये अलग से बनाऊंगा, तो उसको आपको सिखाऊंगा। लेकिन मेंस का जो क्वेश्चन है ना, अगर मिक्स कर दूंगा बोर्ड वालों के साथ, तो बोर्ड वालों को पता भी नहीं लगेगा कि यार इतना हल्का क्वेश्चन था क्या, पता ही नहीं था हमको, तो बहुत आसान है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, कह लेने दो, जो कह रहा है 0 से π/2 तक जाना है, और क्या दे रखा है, dx अपॉन 1 + 4 cot स्क्वायर x। इसको कैसे सॉल्व करें, तो अगर हम ध्यान से देखें तो अगर नीचे tan बना है और ऊपर sec बने, तो नीचे वाले tan को t मान ले, ऊपर वाला sec dx में dt में चला जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो काम ना कर ले हम लोग, ऊपर नीचे tan से मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में tan x से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब करोगे तो क्या होगा, तो ध्यान से देखना, ऊपर आएगा tan x, तो बन जाएगा tan स्क्वायर से करो, tan स्क्वायर x dx बन जाएगा, ऊपर नीचे भी कर दो, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x प्लस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 4
tan स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, और tan स्क्वायर एक्स इंटू कॉट को सोचो तो कॉट को लिख सकता हूँ 1/tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कट जाएगा, बनेगा सिर्फ 1, तो 4 × 1 बन जाएगा, तो ऐसे लिखा रहने दो। और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से लेके π/2 तक। अब आपको उस फॉर्म में जाता हुआ दिख रहा होगा जिस फॉर्म में आपको इंटीग्रेशन आता है। आसान भाषा में आ रहा है ना, ये करते हैं। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में आ रहा है ये, हम क्या करें, नीचे tan तो दिख रहा है लेकिन ऊपर tan नहीं दिख रहा है, लेकिन tan का फार्मूला sec के साथ पता है ना, बदल तो सकते हैं, तो बदल लेते हैं। क्या फार्मूला होता है जरा बताइएगा। हमको पता है tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, लिख देता हूँ, लिख दूँ क्या, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये ला के यहाँ पे पुट कर दें, रख दें डायरेक्टली, क्या रख दूँ, चलो अच्छा ठीक है। तो जब रखूंगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये पूरा एक बार sec स्क्वायर के नीचे भी जाएगा, एक बार 1 के नीचे भी जाएगा, ब्रेक हो जाता है ना, टूट जाता है, तो वही हो जाएगा। तो यार स्टेप ज़्यादा ना खाए, इसलिए डाइट कर रहा हूँ थोड़ा सा। 0 से π/2, एक बार ये पूरा का पूरा सिस्टम sec के नीचे जाएगा, एक बार 1 के नीचे जाएगा, क्योंकि tan की जगह पे हम sec स्क्वायर माइनस 1 रखने वाले हैं। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स प्लस 4, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा, दूसरा बनेगा 1, तो 1/tan स्क्वायर एक्स प्लस 4। अच्छा इंटीग्रेशन भी तोड़ दे रहा हूँ, ये भी इसके पास ब्रेक कर दे रहा हूँ, इसके पास ब्रेक कर दे रहा हूँ, तो 0 से π/2। 2 क्वेश्चन कर लेते हैं बेसिकली हम इसको, है ना। ये हो गया, करना क्या, ये तो अब सिंपल दिख रहा है, tan को t मानो, sec निपट जाएगा उसी में। लेट tan x बराबर t अगर मान लें, तो x की वैल्यू, तो इसका अवकलन कर देंगे तो sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी तो सॉल्व करनी पड़ेगी, तो भी कर लो, इसी को खेल खत्म कर लो। इसको भी करते हैं साथ साथ में, जस्ट वेट एंड सी, ध्यान देखिएगा। लोअर लिमिट बताना जरा, जब लाके मैं x के यहाँ पे 0 डालूंगा तो tan 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो ये बन जाएगा 0 डालने पे 0 बन जाएगा पूरा का पूरा, तो t का मान आ गया 0, मतलब लोअर लिमिट जाने पे t का मान 0 आ रहा है। अपर लिमिट डालो π/2, तो tan π/2 का मान होता है इन्फाइनाइट, मतलब t बन जाएगा इन्फाइनाइट, तो अपर लिमिट बन गया इन्फाइनाइट। और ऊपर देखो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx बराबर बन जाएगा dt, और नीचे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan का मतलब t, तो ये t स्क्वायर इंटू 4, t स्क्वायर प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, वो भी लिख लो। अब ये फार्मूला बनता हुआ दिख गया ना, इसका काम खत्म हो गया, लेकिन इसका काम अभी बचा है। इसको अब क्या किया जाए, इसको सोचो क्या किया जाए। अगर इसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो मैं ऊपर और नीचे फिर से क्या कर दे रहा हूँ, कॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों सर, क्यों ऐसा आप सोच रहे हैं, सुनना ध्यान से, आपको भी ये दिमाग में आएगा कैसे सवाल बोल रहा है, यही करना है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो अगर मैं कैसे सॉल्व करता था सवाल, ऐसा कोई सवाल आता था तो एक आई मान लो, और आई मानने के बाद सॉल्व करो, तो जब खत्म ना हो रहा हो तो लास्ट में फिर बीच में कहीं पे फिर से आई आता हुआ दिखता है। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से कॉट अभी बनाऊं, तो यहाँ 4 के साथ कॉट आएगा, मतलब ऊपर नीचे अगर कॉट से मैं मल्टीप्लाई करूं तो ऊपर कॉट आ जाएगा, नीचे कॉट और tan 1 बन जाएगा। अभी भी सीखा कि कॉट स्क्वायर tan स्क्वायर साथ में 1 हो जाते हैं, और इस साथ 4 के साथ फिर कॉट स्क्वायर आ जाएगा, और जब 4 के साथ फिर कॉट स्क्वायर आ जाएगा तो क्वेश्चन आता हुआ हमको कुछ कुछ दिखाई देने लगेगा, और जब क्वेश्चन आ जाएगा तो वो आई बन जाएगा, आई को हम इधर उठा लाएंगे। आइडिया लगा, इसलिए दिमाग में ये चटका, ये प्रैक्टिस के साथ साथ आपके भी दिमाग में आएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हो गया, आगे ध्यान से देखें। तो कह क्या रहा है, करते हैं इंटीग्रेशन 0 से पाई। इसके लिए आपने ये बदला है, ये जो भी फंडा लगाया इसके लिए लगाया, इसको तो सॉल्व कर लिया आपने ना, इसके लिए कुछ भी नहीं किया, इसको वैसे रहने दो। तो 0 से पाई हम ऊपर नीचे कॉट स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स dx, ठीक है रहने दो अभी, और इसमें कर लेंगे एक साथ, तिकड़म लगा लेंगे। और नीचे क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे कॉट स्क्वायर आएगा तो कॉट स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा 1, क्योंकि कॉट को लिख सकते हैं 1/10, 10 से 10 कट जाएगा, बनेगा 1, प्लस इसके साथ कॉट आएगा तो हो जाएगा 4 कॉट स्क्वायर एक्स। बट अभी एक प्रॉब्लम यहाँ पे और दिख रही है, ये बन तो गया 4 कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है, नीचे दिख रहा है, हाँ ठीक है, लेकिन ऊपर सिर्फ dx चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉट स्क्वायर भी है, तो एक काम ना करें हम, यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, हम ऊपर 4 से मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड कर देते हैं 4 से, कर दिया। फिर उसके बाद क्या कर देते हैं, इसी में एक जोड़ देते हैं, तो जो नीचे बन रहा है देखो ऊपर बन गया, और अगर एक जोड़ा था जोड़ा है अगर एक, तो एक घटाना भी पड़ेगा, तो घटा भी दिया। अब ये पूरा कर लो ब्रैकेट में, पूरा अगर ब्रैकेट में कर लिया, और ये dx, तो हमें आपको दिख रहा होगा कि हम इसको इसके नीचे ब्रेक कर लें, इसको इसके नीचे ब्रेक कर लें, काम हो जाएगा हमारा। अब ध्यान सुनिएगा, तो हमारा ये सवाल तो कर लेते हैं, इसको करो, ये क्या हो जाएगा 1/x² प्लस a स्क्वायर, मतलब 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a बोले तो 2, tan इनवर्स x/a बोले तो t/2। इसका तो हो गया इंटीग्रेशन, लिमिट भी लगाना पड़ेगा इसका ना,
लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाना है, 0 से लेके इन्फाइनाइट। और हम इससे पहले वाले साल में भी 0 से इन्फाइनाइट लगाए थे, तो ठीक है, ये तो हमको आता ही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो माइनस एसिडिटी से रहने दो। अगर जब इसको इसके नीचे ब्रेक करेंगे और इसके नीचे ब्रेक करेंगे, तो जब ये पूरा इसके नीचे जाएगा, ध्यान दो क्या होगा, 4 cot स्क्वायर एक्स प्लस 1 1 प्लस 4 cot स्क्वायर एक्स, दोनों जो ऊपर वही नीचे कट जाएगा। और कट जाएगा तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई, नीचे बचेगा 4 क्योंकि बाकी सब कट जाएंगे, ऊपर बचेगा 1, ठीक है। और dx का अगर मल्टीप्लाई भी कर दूं तो dx के साथ आके dx बन जाएगा। फिर ये माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस, इंटीग्रेशन 0 से पाई, और ये जब 4 ये फलाना पूरा 1 के नीचे जाएगा तो हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट में 1 प्लस 4 cot स्क्वायर एक्स, ये तो बनेगा, ऊपर dx लिखा रहने दो, तो ये बन गया। अब इसका तो इंटीग्रेशन आपको होता हुआ दिख रहा होगा, dx का क्या हो जाएगा, dx का x इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल मुझे लग रहा है मैंने कुछ छोड़ दिया है, कहाँ छोड़ा है, π/2 पे इन्फाइनाइट हुआ, सब ठीक है। यहाँ पे भी ठीक लिखा था π/2, यहाँ पे भी ठीक था, बट यहाँ पे पाई लिख दिया, तो इसको कर लो π/2, इसको कर लो π/2 और इसको कर लो π/2। अब ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, कहीं कुछ छूटने ना पाए, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आपके सवाल को ध्यान से सुनना है। ओके, अब आप ध्यान से आगे सुनिए। इसको एक बार और ऐसे लिख लेते हैं। ये पूरा क्या था हमारा, ये पूरा आई था ना, लिखा रहो, ये पूरा आई है, तो हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स दिस 1/2 tan इनवर्स t/2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके इन्फाइनाइट तक, ठीक है। माइनस दिस, माइनस नीचे लिख दे रहा हूँ, माइनस वही लिख दे यार, वहाँ भी आ जाएगा, ध्यान देखिएगा, माइनस, अगर ये देखो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिख लो, तो ये हो जाएगा 1/4, तो बाहर रहने दो, x लिख लो, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगानी है, 0 से π/2 तक लगानी है, लगा दो 0 से π/2 तक, कुछ छूटने ना पाए दोस्त, ये ध्यान देना, बाकी सब ठीक है। और प्लस लिखो, अगर इसे देखो नीचे 4 है तो पहले 4 है तो बाहर ले आओ, 1/4 रहेगा, और बाकी क्या बचेगा, dx/1 प्लस 4 cot स्क्वायर एक्स, dx/1 प्लस 4 cot स्क्वायर एक्स, जिसको हमने क्या बोला था, आई बोला था, तो बेसिकली फिर से आई बन गया, तो ये लिख लो यहाँ पे आई। तो अगर ये इधर प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में, तो ये इधर माइनस में आएगा तो आई और माइनस i/4 आ जाएगा। अरे i/4 ही तो लिखा हुआ है, हाँ ये बात। और नीचे इधर देखो, अब डायरेक्ट करूंगा यहाँ पे, इतनी बुद्धि आपकी चलनी चाहिए, क्योंकि हमको पता है 0 रखने पे पिछले वाले में 0 आया था, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 रखने पे 0 आएगा, तो उसको लिखो चाहे ना लिखो ना, 0 थोड़ी ना लिखना है अपने को, इन्फाइनाइट पुट करने पे। और इन्फाइनाइट पुट करने पे क्या बनेगा यहाँ पे, इन्फाइनाइट, और अगर ये पूरा इन्फाइनाइट बनेगा तो इन्फाइनाइट को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan π/2, अभी पिछले वाले में क्या था, tan π/2, तो tan इनवर्स से tan हट जाएगा, बचेगा सिर्फ π/2, मतलब ये पूरा सॉल्व होके रूट के अंदर वाला कर दूं क्या, एक बार कर देता हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं ऊपर का क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ, तो करता हूँ, ठीक है, नहीं तो कुछ बच्चों को लग रहा होगा क्या आप जल्दीबाजी के चक्कर में नुकसान कर रहे हैं हमारा, थोड़ी सी नहीं समझ में आएगी आखिरी में तो पूरा बवाल हो जाएगा ना, रायता फैल जाएगा। तो एक बार कर लेते हैं इसको फिर से, ठीक है। ये इधर प्लस में था, इधर आ जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा i माइनस i/4 इज इक्वल टू, अपर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स, इन्फाइनाइट डालेंगे तो ये पूरा इन्फाइनाइट बनेगा, और इन्फाइनाइट की वैल्यू होती है tan π/2, डाल दिया, ठीक है। फिर ध्यान से माइनस tan 0 डालेंगे तो वो 0 बन जाएगा पूरा का पूरा, इसका खेल खत्म, माइनस 1/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब π/2 माइनस 0, अब 0 लिखो चाहे ना लिखो यार, और प्लस इसको तुम पूरा इधर ले ही गए, खत्म। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 में से गया 3i/4 इज इक्वल टू, बेसिकली हमारा आ जाएगा tan से tan हट जाएगा, बचेगा π/2, तो अगर ये बचेगा π/2 और इंटू 2 कितना हो जाएगा, π/4, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 π/8, और इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करें तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 4 दूनी 8 और एक देखो यहाँ पे फिर आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई, यही तो आएगा, हाँ ठीक है, 2 पाई में से पाई जाएगा, बचेगा π/8, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 कट गया, यहाँ मत काटो, एक बार और नीचे लिख लो नहीं तो और परेशानी। 3i/4 इक्वल टू कितना आ गया, π/8 आ गया, ये कट जाएगा 4 दूनी 8 3 दूनी 6, तो बेसिकली हमारा i बराबर कितना आ जाएगा, π/6। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। i ही तो निकालना था, तो i की वैल्यू कितनी आ गई, π/6, दिस इज आंसर। था ना थोड़ा कैलकुलेशन, ये लास्ट में यहाँ से तो हमने कैलकुलेशन किया, कॉन्सेप्ट तो बस यहाँ तक था, इसके बाद मैथमेटिक्स, हालांकि मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे हैं तो कैलकुलेशन आना चाहिए, उसकी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये सब बचपन वाली कैलकुलेशन है, ठीक है ना। अब इंटरमीडिएट में आप हो तो ये कैलकुलेशन अब आपको बच्चा लग रहा होगा, छोटा मोटा लग रहा होगा, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया तीनों क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिया था, आई होप होमवर्क यही दोनों दिया था, ये मैंने एक्स्ट्रा लिया था, अच्छा सवाल था इसलिए ले लिया था। आज आगे बढ़ते हैं, अब देखना धमाकेदार होगा एकदम।
ग्राफ सीखे हो ना लेक्चर में, तो अब देखो ग्राफ का मार होने वाला तगड़े में। लेक्चर बड़ा तो नहीं हो रहा है, अगर बड़ा हो जाएगा तो आप थक जाओगे, वो भी ध्यान देना है मुझे। 1 घंटे का बनना चाहिए ताकि 1 घंटे आप डट के पढ़ पाओ, है ना, कोई प्रॉब्लम ना नहीं पाए। करते हैं आगे काम क्या है, पहले इस क्वेश्चन को भी मिटा दूं मैं, थोड़ी जगह हो जाए अपने पास, स्पेस अच्छा रहेगा तो अपन अच्छे से कर भी पाएंगे। चलिए ये क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है -2 से 3, -2 से 3 इसका इंटीग्रेशन करना है। करते हैं। अगर इसका इंटीग्रेशन करना है -2 से 3 में, एग्जाम्पल क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ -2 से 3 mod x dx करना है। कैसे करें कैसे करें कैसे करें, तो mod x के बारे में जितनी जानकारी आप जानते हो, अगर जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो मुझे सिखाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, सिखा देता हूँ। अगर दे दिया जाए y = mod x, तो इसका मतलब समझते हो, mod का मतलब क्या होता है कि मतलब हम यहाँ पे x की चाहे जो वैल्यू डालें, अगर x की वैल्यू 1 डालूंगा, क्या डालूँ, अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूँ तो y क्या मिलना चाहिए हमें, y यहाँ पे 1 डालने पे 1 ही आएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू में -1 डालूँ तो y क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे -1 डालूँ तो भी y क्या कर देता है, उसको पॉजिटिव कर देता है, मतलब फिर से ये 1 कर देगा। मतलब इनपुट में मैं चाहे जो भी डालूं, चाहे प्लस में डालूं चाहे माइनस में डालूं, लेकिन ये जो आउटपुट देगा, y की जो वैल्यू देगा वो पॉजिटिव ही देगा हमेशा। ये होती है mod की क्वालिटी, ठीक है ना, फंडामेंटल चीज़ है। तो ये क्या हो गया, मतलब इस पूरे की वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है ये, ठीक है। इनपुट आप x स्वतंत्र हो, आप चाहे जो रखो, चाहे माइनस में रखो चाहे प्लस में रखो, लेकिन आउटपुट जो आएगा उसके सामने से ये mod जो है माइनस हटा देता है। पहले से प्लस है तो प्लस ही रहेगा, लेकिन अगर उसमें माइनस आ गया है तो उस माइनस को हटा के फिर से वो प्लस कर देता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसका मतलब यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, जब तक प्लस था तब तक तो ठीक था। मतलब क्या समझूं मैं, यहां से तो हमको क्या पता चला, ये कह रहा है जो y का x का मान 1 डालने पे y का मान 1, मतलब जो x है वही y है। मतलब यहां से तुमको पता चला कि y x के बराबर ही है। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, x के मान 1 पे y का मान 1, वैल्यू चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, जब x का मान मैंने 1 डाला, 1 मतलब पॉजिटिव धनात्मक डाला, x का मान मैंने पॉजिटिव डाला तो y हमें पॉजिटिव मिला। लेकिन x का मान नेगेटिव डालूं तो मतलब 0 से छोटा, तो x और y में क्या रिलेशन है, देखो ध्यान से, y बराबर और x में क्या रिलेशन दिख रहा है यहाँ पे, जब x की वैल्यू माइनस तो y की वैल्यू प्लस। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं y बराबर -x। यहां से ध्यान समझो कैसे, जरा रखना, x की वैल्यू लाके -1 यहाँ डालो, तो जब -1 लाके डालोगे तो इसका माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। +1 बनेगा कि नहीं बनेगा, +1, तो y की वैल्यू +1 बनी कि नहीं बनी, हाँ बनी। मतलब इनपुट -1 डालने पे भी y का मिल रहा है, आउटपुट प्लस मिल जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो है बेसिकली ये 2 फंक्शन है, ये एक नहीं, ये क्या है, ये 2 फंक्शन है। समझ में आया कि नहीं है। अगर y = mod x लिखा है या y = दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है x - 3 ये लिखा है ना, इसका मतलब ये 2 फंक्शन लिखा हुआ है। एक तो y = क्या रखा है, x + 3 ऐसे रहने दो, सॉरी x - 3 है ऐसे रहने दो, और एक दूसरा फंक्शन इसमें लिखा है y = -x - 3, ऐसे 2 फंक्शन है ये। समझ में आया कि नहीं है। तो इसी का हमें ग्राफ बनाना सीखना है। यहाँ से इतना फील आया तो इसका ग्राफ बनाना मैं पहले सिखा देता हूँ, तो क्वेश्चन करते हैं आराम से ताकि कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। अच्छा ध्यान सोचो, इसका बॉर्डर कहाँ बन रहा है, मतलब ये कहाँ पे ब्रेक हो रहा है। जो भी हमने सीखा था कि जहाँ पे डिफरेंशियल ना हो, जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस ना हो, मतलब सतत और अवकलनीय ना हो, वहाँ पे ब्रेक हो जाता है। तो मॉड जो है ये जो होता है डिफरेंशियल नहीं होता है, ये अवकलनीय नहीं होता है। अवकलनीय क्यों नहीं होता है, क्योंकि मॉड का भी जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो देखना ऐसे तीखा कोना बनता है, यहाँ पे शार्प कॉर्नर बनता है, और जब शार्प कॉर्नर तीखा कोना बनता है ना, तो इस कॉर्नर पे इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं होता है और अवकलन नहीं हो पाता है। तो अगर डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा मतलब डिफरेंशियल नहीं है, डिफरेंशियल नहीं है मतलब वहां पे हमको क्या करना पड़ा, तो लिमिट को तोड़ना पड़ेगा। ए से बी की जगह पे बीच में सी भी आ जाएगा, अभी भी सिखाया था शुरुआत में, याद आया। हालांकि और एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन बिल्कुल ले लेगा नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ बस ध्यानपूर्वक सुनते जाओ, मजे से सब आएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो एक बात तो पता लग गई कि मॉड का मतलब जो भी है उसको तोड़ दो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, जो भी है उसको तोड़ दो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो मतलब हमको 2 फंक्शन दे रहा है, एक बेसिकली अगर हम बात करें तो ये चीज पता चलता है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, पहले हम इसको मिटा के पहले वाले को सॉल्व करते हैं ढंग से, फिर अभी इसको भी अच्छे से बात करेंगे, एक बारी बारी से बात करेंगे। यहां तक इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि अगर हमको दे रखा है क्या, अगर हमको दे रखा है y = mod x, तो हमें एक चीज यहां से पता चलता है, क्या पता चलता है कि एक तो y बराबर हमारा बनेगा -x और एक y बराबर बनेगा +x, ठीक है ना। तो ये तो बनेगा। कहां पे टूट रहा है ये, एक्चुअली टूट कहां रहा है, तो जब टूट कहां रहा है वो पता करना हो तो एक काम करो ना, आप जो भी अंदर में मटेरियल दे रखा हो उसको 0 के बराबर कर दो। तो x है यहाँ पे ना,
तो x बराबर 0 पे ये ब्रेक हो रहा है। लेकिन अगर इसको मैं तोड़ूं तो इसको 0 के बराबर करूं तो x माइनस 3 बराबर 0, तो ये कहाँ टूट रहा है, x बराबर 3 पे ब्रेक हो रहा है। मतलब x बराबर 3 पे के इधर कुछ और है उधर कुछ और है। समझते हैं ऐसा क्यों, समझते हैं ऐसा क्यों, जस्ट वेट एंड सी। अच्छा सोचो, अगर मैं बात करूं इस मॉड के अंदर 0 से बड़ी वैल्यू डाल रहा हूं, तो इस मॉड के अंदर अगर मैं 0 से बड़ी वैल्यू डाल रहा हूं तो बेसिकली ये प्लस जैसा ट्रीट कर रहा है। 1 डालने पे 1 आएगा, 2 डालने पे 2 आएगा, 3 डालने पे 3 आएगा, और मॉड कहता भी ये पॉजिटिव दूंगा। मतलब ये वाला फंक्शन यूज हो रहा है, 0 से बड़ी डालने पे ये वाला फंक्शन यूज हो रहा है। मतलब ये वाला फंक्शन प्लस वाला फंक्शन कब यूज हो रहा है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव हो, माइनस प्लस 10 हो तो प्लस 10 डालेंगे तो प्लस 10 ही रहेगा, प्लस 11 डालेंगे प्लस 11 ही रहेगा, 12 डालेंगे 12 रहेगा, 13 डालेंगे 13 रहेगा। मतलब x और y बराबर कब है, x ग्रेटर देन 0 के लिए। लेकिन ये वाला कब यूज हो रहा है, अगर मैं डालूं -1 तो x की वैल्यू अगर मैं -1 लाके डालूं तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा ना, आउटपुट पॉजिटिव आ गया। हाँ वो भी सही है। तो इसका मतलब जब इसके लिए हम क्या डालूं, इस फंक्शन के लिए वैल्यू को हमें माइनस में डालना पड़ेगा, मतलब x लेस देन 0 होना चाहिए। ये कहता है कि x लेस देन 0 होना चाहिए, तब हम इसका यूज करेंगे इस ग्राफ का, और ये कहता है x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो हम इस ग्राफ का यूज करेंगे। मतलब बेसिकली ये जो दे रखा था y इक्वल टू मॉड x, ये दो ग्राफ था जहां पे हमको ये पता चला कि 0 से छोटा के लिए हमें इसको यूज करना है और 0 से बड़े के लिए हमें इसको यूज करना है। लेस देन और ग्रेटर देन पे कैसे सॉल्व करना है, पता चला कि नहीं पता चला, तो ये तरीका है भाई साहब। अब हम ग्राफ बना लेते हैं। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, बिल्कुल सिंपल है। ये हमारा x एक्सिस, हाँ ठीक है, ये y एक्सिस, हाँ ठीक है। 0 x की वैल्यू 0 से बड़ी, मतलब इधर के लिए कौन सा ग्राफ बनाना है, 0 से बड़ी के लिए हमें इसका ग्राफ बनाना है। और y बराबर x का ग्राफ सब जानते हैं ऐसे जाता है, 45 डिग्री का कोण बनाता हुआ ऐसे जाता है। ये हो गया y बराबर x का ग्राफ बन गया 0 से बड़ी के लिए। और y बराबर माइनस का ग्राफ इधर होता है, सब जानते हैं 45 डिग्री पे इधर से, इसका y बराबर माइनस x का ग्राफ है। तो 0 से छोटी के लिए देखो, 0 से छोटी के लिए हमें ये ग्राफ चाहिए था तो हमने ये बनाया, और 0 से बड़ी के लिए हमें ये ग्राफ चाहिए था ये वाला, तो हमने इसका बना लिया। तो ये फाइनली हमका किसका ग्राफ हो गया, पूरा यहां से लेके यहां तक ये जो पूरा ग्राफ जा रहा है ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। समझ में आया कि नहीं है, ये प्यार से पूरा ऐसे ये पूरा लिखना, कुछ छोड़ना मत, ठीक है। ये ग्राफ अलग से बना, नोट डाल के ये ठीक से, चाहे आपको आता था तो भी नहीं आता था तो भी नोट्स में आपके होना चाहिए, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट यही है सब कुछ, मॉड का फंडा यही है। अब इसी से चाहे इसी यूज से ही हम बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और इसी कॉन्सेप्ट से हम छोटा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको लिखे रहेंगे तो हर जगह जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसको भी लगाने में आप सक्षम है, टेंशन मत लीजिएगा, अभी लगाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले इसको प्यार से कहीं लिख लो, इसको मिटाऊंगा तो आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो एक बात तुमको पता चल गई कि अगर इसको देखूं मैं तो कहां से कहां तक लिमिट लगा है, -2 से 3 तक लगा हुआ है। और यहाँ पे देखो कोना बन रहा है ना, यहाँ पे शार्प कॉर्नर, और अगर कोना बन रहा है तो कोने का अवकलन, इस कोने पे अवकलन कैसे करोगे, मतलब उस पे स्पर्श रेखा कैसे खींचोगे, नहीं खींच पाओगे, ठीक है ना। स्पर्श रेखा इस कोने पे थोड़ी ना बनेगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कॉर्नर पे स्पर्श रेखा नहीं बनती, ध्यान रखिएगा। शार्प कॉर्नर कहीं पे अगर आपको फिजिक्स में भी मिलेगा शार्प कॉर्नर, तो वहां पे मैं इस बात को बोलूंगा कि शार्प कॉर्नर जहां पे तीखा कोना बन रहा है वहां पे टेंजेंट बोले तो स्पर्श रेखा नहीं खींची जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि अगर इस लाइन पे स्पर्श रेखा खींचो तो ये बनेगी, और इस लाइन पे स्पर्श रेखा खींचो तो ये बनेगी। तो इस पॉइंट पे कौन स्पर्श रेखा, ये कि ये फंस गए ना, तो इसलिए इस पे स्पर्श रेखा नहीं, कुछ सोच रहे होंगे ये वाली स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो अगर इस पॉइंट पे ये वाली स्पर्श रेखा होनी चाहिए तो ये इस लाइन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इस लाइन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए ना। तो अगर देखो समझो, जैसे एक ये मैं ऐसे खींच दे दूं, ऐसे खींच दूं, तो थोड़ी देर के लिए अगर इसको मिटाऊं तो ये इसी पॉइंट पे तो खींचना है, तो इस पॉइंट पे ये स्पर्श रेखा कैसे हो सकती है, तो इंटरसेक्शन लाइन होगी ना, पता चला ना। या थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचो कि अगर मैं इस वाली लाइन को ध्यान दूं तो इस वाली लाइन के लिए अगर इस पॉइंट पे स्पर्श रेखा खींचना है तो इसी को छू के जाने वाली जो लाइन होगी वही टच करने वाली रेखा होगी, मतलब इसी पे ओवरलैप करने वाली रेखा, टच करने वाली रेखा होगी। ये वाली कैसे हो सकती है, ये तो इंटरसेक्शन लाइन होगी ना, तो ये स्पर्श रेखा नहीं है। नहीं तो कुछ लोग सोच रहे हैं ऐसे बन रहा है तो ये स्पर्श रेखा होगी, हाँ कतई गलती मत कर देना, ठीक है। तो ये स्पर्श रेखा नहीं है। आई होप कुछ लोग के दिमाग में डाउट आया रहा होगा पर अब खत्म हो गया होगा, ठीक है। तो एक बात पता चल गई, यहाँ पे डिफरेंशियल नहीं हो पा रहा है, अवकलनीय नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे ब्रेक होगा, मतलब -2 से 0 तक जाएंगे, 0 पे बदल गया ना सबको सिस्टम। तो अभी ये तो सिखाया था, तोड़ना पड़ेगा हमको, क्या करना पड़ेगा इसको, -2 से लेके 0 तक जाएंगे, लेकिन उस समय हम क्या रखेंगे, मॉड x का मान क्या रखेंगे, -x रखेंगे, मतलब हम इस यहां पे रखने वाले हैं -x। आया समझ में कि नहीं आया, क्योंकि मॉड x का दो रूप है, मॉड x का दो रूप है, एक -x है और एक +x है। तो -x कहां से कहां रखेंगे, 0 से पहले के लिए, तो 0 से -2 से 0 से पहले के लिए -x रखेंगे, और फिर बीच में प्लस लगाए थे, याद आया,
ए से सी प्लस फिर सी से बी। सी से बी मतलब अब जीरो से जाएंगे कहाँ, उसके आगे, जीरो से आगे कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है, 3 तक जाना है। तो जीरो से आगे, जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए x ग्रेटर देन जीरो के लिए हमें क्या लेना है, y का वैल्यू मॉड प्लस x लेना है। तो यहाँ पे प्लस x आ जाएगा, ये भी dx और ये भी dx। तो बेसिकली सवाल ये नहीं था, सवाल ये था, पर इस फॉर्म को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इतनी जानकारी आपको आनी चाहिए। तो जो इतनी जानकारी से भागेगा ना, उसको मॉड का सवाल लगाना नहीं आएगा। और ये मत सोचना कि मॉड का सवाल आपके सिलेबस में नहीं, तो है तो है ही है, तो सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये चीज बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, भैया हलवा नहीं है ये, 10th की मैथमेटिक्स नहीं है जैसे आप मजे मजे में पूरा साल निकल गया और इसके बाद एग्जाम देने के तो वहां पे फ्री का नंबर मिल गया, वैसा मिलने वाला नहीं है। अब आप जितना सही लिखोगे उतने का नंबर मिलेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट की कॉपी जब चेक होती है तो अच्छे से चेक होती है। और IIT का तो जानते ही हो, उसमें गोला भरना है और गोला गलत भरे तो ऐसे भी चला जाएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझ में आएंगे, देन ऐसे क्वेश्चन से आप डील कर पाओगे। तो फाइनली बताना इसका आंसर क्या होगा, जरा देखिएगा। जो ये क्वेश्चन है माइनस एक्स दे रखा है, तो ये माइनस तो बाहर कर लो, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट लग जाएगा -2, ये -2 था ना, -2 से 0, फिर बीच में प्लस लगाओ, प्लस लगा दिया, फिर एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 3 तक। इसी को सॉल्व कर लेंगे, काम हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 0 रखने पे 0 बन जाएगा, माइनस से बाहर रख दो, 0 रखने पे 0 बन जाएगा, बीच में माइनस लगाते हैं, लोअर लिमिट रखेंगे, -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, क्योंकि -2 गुणे -2 हो जाएगा +2, +2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +2 का स्क्वायर हो जाएगा 4/2 बन जाएगा, ठीक है। फिर प्लस पीछे लिखो, फिर 3 रखेंगे तो 3 त्रिक का 9/2 हो जाएगा, और -0, तो ये बन गया हमारा माइनस माइनस प्लस, +4/2 और +9/2, तो ये बराबर हो जाएगा 2/2 दोनों में है, 9 4 13, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ये आ गया 13/2 हमारा फाइनल आंसर आ गया, मतलब इसको सॉल्व करने पे ये आंसर आने वाला था। और वो कब आपको समझ में आएगा, जब इसको आप ब्रेक करके इस फॉर्म में करना जानोगे, देन, ठीक है ना। ये था पूरा मैटर। चलिए इसको प्यार से कॉपी करिए। अब दूसरा क्वेश्चन जब मैं इसको करवाऊंगा ना, तो इसमें ग्राफ जरूर मैं बना दूंगा, पर बिना ग्राफ के भी आप देखो, अगर ये आपको समझ में आ जाए, इसको देखा, ये चलो इसको इसके बिना करने की कोशिश करते हैं, चलो इसके बिना करने की कोशिश करते हैं। एक बात ध्यान सुनिएगा, इसके बिना अगर हम करने की चाहें तो कैसे करेंगे। हमको दिख रहा है, अच्छा यार ये -2 से 3 तक जा रहा है, अच्छा ये x है ना, इसी को जो भी अंदर में दे रखा है उसको 0 के बराबर करके देखो। तो अगर मैं इसको 0 के बराबर करूं तो x बराबर 0, तो यहां से हमको पता चलता है कि x बराबर 0 पे टूटेगा। तो एक चीज पता चल गया, एक बार 0 से छोटी वैल्यू, एक बार 0 से बड़ी वैल्यू। 0 से छोटी के लिए इसको माइनस में ओपन कर दो, और 0 से बड़ी के लिए इसको प्लस में ओपन कर दो। तो 0 से छोटी कहां तक, -2 से 0 तक 0 से छोटा था, और फिर 0 से 3 तक 0 से बड़ा था। तो 0 से छोटे के लिए माइनस में ओपन कर दिया, 0 से बड़े के लिए प्लस में ओपन कर दिया। ये हो गया, चलो ठीक है। अब उसके बाद सॉल्व करना आसान हो गया, पता चला ना। तो बिना ग्राफ के भी आपका हो गया, लेकिन ग्राफ मैंने इसलिए सिखाया क्योंकि जब इसको आपने सीखा तब आप इसको बोल पा रहे हो ना। इसके बिना सीखे इसको डायरेक्ट बोलते तो पता ही नहीं चलता क्या बोल रहे हैं। अब समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, माइनस के लिए होगा, प्लस के लिए होगा। क्लियर है फंडा। चलिए इसको स्क्रीन को पोस्ट करें, कॉपी करें, आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा। अब अगले सवाल में इतनी मेहनत हम करने वाले बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब मॉड का जो भी क्वेश्चन आएगा उसके लिए हमें ग्राफ बनाने की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी। अगला सवाल देखो बिना ग्राफ के मैं करके दिखाऊंगा आपको, बिना ग्राफ के करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। इसको इसीलिए बना के रखा हूं ताकि इसका यूज लेके उसको समझा सकूं। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, 0 से लेके कहां से कहां है ना, 1 से 8 नहीं, हाँ 1 से 8 जाना है ना, 1 से 8 ही है ना, हाँ 8 है। मॉड x - 3 dx। मैंने क्या कहा, जो अंदर में दे रखा है उसको 0 के बराबर करके देखो। तो अगर x - 3 को मैं 0 के बराबर करूं तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3। मतलब बॉर्डर लाइन इसकी क्या है, 3 है। 3 से छोटी और 3 से बड़ी पे तोड़ना है। यहाँ बॉर्डर लाइन 0 थी, मतलब 0 छोटी 0 पे बड़ी तोड़ना था। तो एक बार कहां से कहां तक ले जाना है, 1 से लेके 3 तक लेके जाना है, और अंदर में जो भी वैल्यू है उसको माइनस में रखना है। तो ये जगह -x - 3 आया, इंटू dx लगा दो, फिर बीच में प्लस लगाओ। फिर अब 0 से बड़ी के लिए रखोगे, बड़ी के लिए हमको पता है प्लस में रखना है, प्लस में रखना है मतलब x + 3 रखना है। और कहां से कहां तक, 3 से बड़ी के लिए 3 से लेके 8 तक, 3 से लेके 8 तक हो गया, पता चला। और चाहो तो इसका आप ग्राफ भी बना दो, बना दे रहा हूं मैं डायरेक्ट, अब आप लोग खुद मेहनत करिएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 बना दूं तो ये इसका ग्राफ होगा, ये किसका ग्राफ हो गया, y = mod ऑफ x - 3 का ग्राफ है, ठीक है। बना लेना तो डायरेक्ट, अरे आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो ये अब डायरेक्ट करना आ गया ना, तो ग्राफ नहीं भी आएगा तो भी चल जाएगा आपको, पर ठीक है आ जाए तो अच्छी बात है। चलिए ये हो गया, कर लेते हैं इसको, सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x3 माइनस को अंदर भेज दे तो -x + 3 हो जाएगा। -x मतलब -x² / 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 3 तक, माइनस माइनस प्लस प्लस 3 dx आएगा तो 3x बन जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक,
1 से लेके 3 तक। अरे x का किया x² 2 और 3 का किया तो dx उसके साथ में आएगा तो 3 dx का हो जाएगा x, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो x² 3 dx भी लिख लिया करो भाई, x² 3 प्लस 3 का क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाना है, 3 से लेके 8 तक लगाना है, हो गया। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट रखना आपको आता है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, रख दो। 3 रखोगे 3 3 का 9 हो जाएगा, 9/2 1 रखोगे माइनस 9/2 और फिर माइनस 1/2 आ जाएगा। 3 3 का 9/2 और 1 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे देखो 3 माइनस 1 प्लस 8 रखेंगे एक बार तो 8 टाइम 64/3 प्लस 8 3 24 माइनस 3 रखेंगे तो 3 3 का 9 3 3 का 9 9/3 और जस्ट वेट एंड सी, एक मिनट ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट 3 रखेंगे 3 3 का 9 9/3 और फिर यहाँ 3 रखेंगे 3 3 का 9, ये बन गया। अब इसको आप खुद करोगे यार, मैं नहीं करने वाला, इतना कैलकुलेशन आपको आता है, काटना पीटना ही तो यार, बचपन वाला मैथमेटिक्स आ गया, ठीक है। तो इसको आप कर लोगे। तो ये क्वेश्चन भी हो गया और ये क्वेश्चन भी हो गया, कितना आसान था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कत्तई जहर, फ्रैक्शन वाला है और मॉड वाला, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला है। ये आपके लिए कुछ नया है। तो जिन बच्चों को फंक्शन आता है उनको तो ये आसान लगेगा देखने में, पर जिन बच्चों को फंक्शन नहीं आता उनको मुझे पहले सिखाना पड़ेगा। तो थोड़ी देर आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ में, तो रेडी रहिएगा। अब एनर्जी थोड़ी मुझे थोड़ी देर के लिए चाहिए आपकी, ठीक है। पानी पिलेगा सर। तो अब ध्यान से इसको मिटा रहा हूँ मैं, देखिए आराम से। मॉड का तो फंडा समझ में आ गए हो, आगे और सॉल्व करेंगे इसके हम, लेकिन क्या है ना अभी इसलिए छोटे क्वेश्चन लिए हैं, आगे के लेक्चर में इसके धमाकेदार क्वेश्चन लेंगे, पर अभी इसलिए छोटे क्वेश्चन लिए हैं कि पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए, तब तक ज़्यादा रिवीजन भी कर लेंगे आप लोग, तो और समझाना मुझे आसान होगा, ठीक है। तो इसलिए जो भी बोल दूँ उसको कर लिया करें आप लोग, रिवीजन अच्छे से करते रहें। चलिए आगे कहानी क्या देखते हैं। अब ये दे रखा है फ्रैक्शन वाला और ये दे रखा है इंटीजर वाला, इसको पहले समझते हैं। जैसे ध्यान से देखना, जैसे अगर मैं बोलूँ कोई संख्या लिखा जाए 10.2 लिखते हैं 10.2, तो इस 10.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 प्लस 0.2 लिख सकता हूँ ना। अगर मैं इसको यक्स बोलूँ तो ये क्या है, इस यक्स में से जो इंटीजर पूर्णांक था उसको मैंने तोड़ के निकाल लिया। तो मतलब अगर ये यक्स है तो बेसिकली ये क्या है, यक्स का पूर्णांक भाग 10.2 में से 10 तोड़ लिया, तो उस पूर्णांक भाग को ऐसे लिखते हैं मॉड एक्स। मॉड एक्स का मतलब ये 10 है, ये है मॉड एक्स अपना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसी को ये जो इसमें से 10 आ रहा है पूर्णांक आ रहा है उसको ऐसे मॉड एक्स अगर हम लगा दें, मतलब अगर इस पे मैं ये बॉक्स लगा दूं बॉक्स, तो ये बॉक्स क्या बताता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ पे क्या है, ये जो बॉक्स लगा हुआ है ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हिंदी में बोलेंगे महत्तम पूर्णांक फलन। और ये क्या है, फ्रैक्शनल फंक्शन, मतलब भिन्नात्मक भागफलन। नाम आप खुद लिख लीजिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोले तो महत्तम पूर्णांक फलन, फ्रैक्शनल फंक्शन बोले तो भागफल, क्या बोलते भिन्नात्मक भागफलन, जो भी है ना, थोड़ी खतरनाक सी हिंदी इंग्लिश है इसकी, खैर जो भी है। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, अपना पूर्णांक वाला भाग है, इंटीजर वाला पार्ट है। ये क्या हमारा इंटीजर वाला पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है, फ्रैक्शन वाला पार्ट है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे फ्रैक्शन ऑफ एक्स। समझ में आया कुछ कि नहीं आया। तो ये दो टुकड़े में टूट गया। तो बेसिकली हमारा क्या है, हमने एक चीज सीखा कि अगर हमें कोई भी नंबर दे दिया जाए, एनी नंबर, कोई भी नंबर दे दिया जाए, तो बेसिकली उस नंबर को हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, एक उसका पूर्णांक भाग और एक उसका फ्रैक्शन भाग। तो पूर्णांक भाग क्या है 10 है, फ्रैक्शन भाग क्या है, एक रिलेशन मिल गया। ये रिलेशन आपको याद रहना चाहिए कि फ्रैक्शन पार्ट और इसको ऐसे लिख सकते हैं। पहला रिलेशन हो गया इसका, और सुनते जाना आगे 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 से। अगर मैं इसमें एक बात और बोलूं, ध्यान समझिएगा, पूर्णांक की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इंटीजर फंक्शन की। अगर मैं इसकी थोड़ी सी बात करूं तो इसमें क्या है कि अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर आप एक बार ले लो x की वैल्यू क्या ले लो 1.2 ले लो। अगर आप x की वैल्यू 1.2 ले लो, एक काम करता हूं इस पे एक और एग्जांपल समझाता हूं यार पहले, है ना, ताकि और फील आ जाए थोड़ा सा। एक प्लस लेके देखा ना, एक प्लस की वैल्यू देखी तो ऐसा बना, एक इसमें माइनस की वैल्यू लेते हैं, जस्ट वेट एंड सी। अगर मैं ले लूँ -10.2 तो इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। -10.2 अगर लिखा हो तो इसको लिख सकते हैं -11 प्लस 0.8। सर ये कैसे कर दिया, आपको ऐसे करना चाहिए था -10 और -0.2, वो भी ठीक था, सही था, ये भी बनता तो यही ना, -10.2 बनता, सही है। लेकिन ध्यान से रखिए, जो ये फ्रैक्शनल पार्ट है ना, इसको आपको ऐसा सेट करना है कि हमेशा ये कैसी आए, पॉजिटिव आए।
ये पॉजिटिव नेगेटिव, देखो इंटीजर की पहले बात कर लेते हैं हम। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता क्या है, 0 होता है, +1 हो सकता है और -1 भी हो सकता है, +2 हो सकता है और -2 भी हो सकता है, +3 हो सकता है और -3 भी हो सकता है। ये हमारा इंटीजर होता है डॉट डॉट इनफिनिट तक। तो इंटीजर प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है ना, हाँ। लेकिन जो हमारा फ्रैक्शन है ना, वो 0 से 1 के बीच में होता है, मतलब 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ये है हमारा फ्रैक्शन पार्ट। तो फ्रैक्शन पार्ट को हमेशा क्या लेना, हमको पॉजिटिव लेना है, ये कहता है फ्रैक्शनल फंक्शन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता है कि मैं नेगेटिव भी रहूंगा पॉजिटिव भी रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फ्रैक्शनल फंक्शन क्या कहता है, तो हम एक चीज और सीख गए यहाँ से। पहला पॉइंट ये सीखा, दूसरे पार्ट हमने क्या सीखा कि हमारा जो फ्रैक्शनल फंक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा मतलब 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 1 से हमेशा छोटा रहेगा, दशमलव में रहेगा ना। 1 होने का मतलब तो इंटीजर हो गया, इसीलिए मैंने यहाँ पे बराबर का साइन नहीं लगाया। बराबर का साइन लगाता मतलब 1 भी हो सकता है, तो 1 तो एक इंटीजर है ना, तो फ्रैक्शन कहाँ रहेगा फिर, तो इसलिए 1 पे मैंने इक्वल नहीं लगाया, 1 से छोटा रहेगा। लेकिन 0 से बड़ा, 0 बेटा दो यार, ऐसा रहने वाला है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बेसिकली ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। समझ में आया? तो एक काम करो, आप 14 से कॉपी कर लो, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, मजा आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके ये काम हो गया हमारा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 चीज सीखा, ये ज़्यादा सब याद रखना चाहिए, काम आएगा सवाल में, इसलिए इतना धीरे धीरे बता रहा हूँ। ये सब आप अच्छे से लिख के, इसमें जो भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको लगे इसके साथ में ये स्टेटमेंट लिख लेना चाहिए तो आप उसे लिख लीजिए, आपका काम है। सुनो, मैं बोल के लिखवा भी सकता हूँ, फिर जब मैं लिखवाऊंगा ना, दिस इज प्रैक्टिकल, मैंने जो किया वो बता रहा हूँ। अगर मैं लिखवाऊंगा तो वो आप याद नहीं रख पाओगे ज़्यादा दिन तक, लेकिन अगर जो चीज़ आप समझे हो उसको अपने लैंग्वेज में लिख लोगे ना, तो वो 6-7 महीने तक आपको याद रहेगा। चाहे तो आप ये खुद भी ट्राई करके देखिएगा, ये बेस्ट ऑप्शन है। जो मैं बोलूँ समझाऊँ, उसको आप अपना लैंग्वेज दे दो। तो अपना लैंग्वेज क्या होता है ना, हम अपने हिसाब से लिखते हैं तो हमें फील रहता है कि हाँ इसका मतलब ये हुआ, तो वो हमको ज़्यादा दिन तक याद रहता है। उसको देखते ही हमको एक बार चमक जाता है, अच्छा हाँ यार इस लाइन का मतलब ये था, हमने ये सोच के लिखा था। लेकिन अभी मैं लिखवाऊंगा तो उसका मतलब अभी तो समझ जाओगे आप, लेकिन बाद में फिर निपट जाओगे, इसलिए अपने लैंग्वेज का यूज करें तो बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए, तो इंटीजर का मतलब मैंने बता ही दिया। फ्रैक्शन का मतलब जानते ही हो, फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, 0 से 1 के बीच में, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.9, 0.99999, 0.0000001 यहाँ से लेके 0.99999 तक, है ना। 1 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, दैट इज, क्योंकि 1 और 0 क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। तो इंटीजर नहीं चाहिए हमको, फ्रैक्शन पार्ट चाहिए। चलिए, यहाँ तो तुमको समझ में आ गया। तो अगर ये लिखा है तो आप समझ में आया ना कि इसको हमने पॉजिटिव क्यों बनाया, तो हमेशा याद रखिएगा। प्लस वाला रहेगा 10.2, तो उसको आप 10 और 0.2 में जो तोड़ लोगे तो आसान हो गया। लेकिन अगर आपका ये माइनस वाला आ जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि अगर -10 लिखा हुआ है तो पहले लिख लो -11, और फिर -11 में क्या जोड़ूं कि ये आंसर बन जाए। तो -11 में 0.8 जोड़ूंगा तो इसमें से 0.8 निकलेगा तो बचेगा 10.2, तो ये बन जाएगा। तो बेसिकली हमारा ये क्या हो जाएगा कि अगर मैं बोलूं ग्रेटेस्ट इंटीजर -10.2 निकालो, तो आप कितना लिखोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर -10.2 क्या है, 11 है। ये इसका इंटीजर पार्ट है और ये इसका फ्रैक्शन पार्ट है, तो कितना है, -11 है। और मैं पूछूं फ्रैक्शन पार्ट आप -10.2, तो ये क्या है बेसिकली हमारा 0.8 है। माइनस वाले में आपको थोड़ा धक्का खा जाओगे आप, जो आपको दिख रहा है वो होगा नहीं माइनस वाले में, लेकिन प्लस वाले में जो आपको दिख रहा है वही होगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10.2, महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ 10.2 कितना होगा, ये 10 होगा, तो इसमें टुकड़ा 10 है। और मैं पूछूं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 10.2 तो कितना होगा, 0.2 होगा। तो यहाँ पे तो दिख रहा है हमको 10 वाला अलग कर दिया, ये 0.2 अलग कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, थोड़ा सा अलग खेलना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये हमारे लिए थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि -10 को पहले -11 लिखो, फिर उसमें कुछ ऐसा जोड़ो कि ये बन जाए। तो हमने 0.8 जोड़ा तो 0.1 फ्रैक्शन पार्ट होगा, ये हमेशा होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें फ्रैक्शन पार्ट और इंटीजर पार्ट का तो मतलब समझ में आया। तो जरा सोच के बताओ, चलिए जो मैं बोल रहा हूँ उसको सोच के बताइएगा। अब मैं लिखूंगा नहीं, मैं पूछूंगा सिर्फ आपसे, अगर मैं ये इसमें x की वैल्यू 2.1 डालूं तो कितना बनेगा, ये इंटीजर पार्ट निकालता है ना, 2.1 डालूंगा तो 2 निकाल देगा, 3.1 डालूं तो 3 निकाल देगा, 4.1 डालूं तो 4 निकाल देगा, 4.9 डालूं तो 4 निकाल देगा, 4.99999 डालूं तो भी 4 निकालेगा, अगर 9.999 डालूं तो 9 निकालेगा। मतलब अगर पॉजिटिव डाल रहा हूं तो अब नेगेटिव डालते हैं, -10.2 डालूं तो अभी पता चला 11 निकलेगा, -11.5 डालूं तो 12 निकल आएगा, -12 निकल आएगा, पता चला ना। माइनस में जब डालते हैं, जैसे -10 पॉइंट समथिंग डाला तो ये -11 निकालेगा इंटीजर में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये फंडा। तो ये तो इंटीजर का पार्ट हो गया, हमें समझ में आ गया। लेकिन मतलब अगर मैं करूं कि इसकी वैल्यू बताओ जरा, कहां से कहां के बीच में, 10 से
11 के बीच में बताओ तो क्या निकालेगा। आप 10 से 11 के बीच में क्या डाल सकते हो, 10 से 11 के बीच में आप वैल्यू डालोगे 10.2 डालोगे, 10.3 डालोगे, 10.4 डालोगे, 10.5 डालोगे, 10.6 डालोगे, तो इसमें जो भी डालोगे तो बेसिकली ये निकालेगा क्या, 10 निकालेगा। इसका मतलब अगर मैं 10 से 11 के बीच में इसकी वैल्यू पूछूं तो क्या निकालोगे, 10 निकालोगे। अगर 11 से 12 के बीच में बोलूं तो 11 निकालोगे, छोटी वाली जस्ट, क्योंकि 10 से 11 के बीच में क्या आता है 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 और ये सब डालने पे क्या निकलेगा 10 निकल आएगा। आइडिया लग रहा है ना, तो ये सब आगे काम आएगा। और वहीं पे अगर मैं क्या कर दूं -10 से -11 बोलूं तो कि -10 से -11 तक अगर मैं जाना है तो क्या करेंगे, तो हमको पता है -10 से -11 के बीच में आप क्या डाल सकते हो, यहाँ पे आप डाल सकते हो -10 पॉइंट, ध्यान देखना ये रहा अपना -10 लाइन बना रहा हूं मैं, ये रहा अपना -10 और इधर आएगा क्या आएगा -11, ये तो आएगा, तो बीच में कहीं क्या आएगा -10.5 कहीं यहाँ पे आएगा बीच में। तो अगर मैं -10.5 डालूं इसमें -10.5 तो क्या निकलना चाहिए आंसर 11 निकलना चाहिए। तो अगर -10.5 से -11 तक जाऊंगा तो -11 निकलेगा यहाँ पे। आइडिया लग रहा है ना, मतलब हमेशा छोटी वाली वैल्यू निकलती है ना। देखो क्या किया था हमने, जब 10 से 11 डाला तो क्या निकला 10 निकला, क्योंकि 10 से 11 के बीच में 10.5 आएगा, तो 10.5 डालेंगे तो 10 निकलेगा। लेकिन अगर -10 से -11 तो छोटा कौन हुआ, -11 छोटा होता है और -10 बड़ा होता है। तो -10 से -11 से -10 के बीच क्या डालूं तो क्या निकलना चाहिए, हमें आगे -10 लिखा है मतलब 11 निकलना चाहिए, और अगर -11 निकलना चाहिए तो फिर छोटा वाला ही तो निकला। तो बेसिकली हमेशा ये क्या निकालेगा बाहर, छोटे वाली वैल्यू को निकालेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मैं एक वैल्यू -11 से -10 या -10 कोई कुछ भी रख रहा हूं, इंटीजर से इंटीजर +1 रख रहा हूं तो इंटीजर बाहर निकलेगा, है ना। 1 से 2 रख रहा हूं तो 1 निकलेगा, 2 से 3 रख रहा हूं तो 2 निकलेगा, 3 से 4 रख रहा हूं तो 4 मतलब छोटी वाली वैल्यू 3 निकलेगी। समझ में आ रहा है, तो ये इंटीजर की प्रॉपर्टी होती है, ये दिमाग में फीड कर लो और चाहो तो लैंग्वेज में लिख भी लेना। इंटीजर की बात कर ली, अब जरा फ्रैक्शन की बात करते हैं। 2 वैल्यू करूंगा एक साथ, बताना। अगर मैं बोलूं फ्रैक्शन दे रखा है, इसकी मैं वैल्यू बोलूं आपसे, जरा बताइएगा 1 से 2 के बीच में क्या आ सकता है, तो कुछ भी तो आ सकता है। ये 1 से 2 के बीच में अगर डालूं तो 1.1 डालूंगा तो 0.1 आएगा, 1.2 डालूंगा तो 0.2 आएगा, 1.3 डालूंगा तो 0.3 आएगा, 1.4 डालूंगा तो 0.4 आएगा। मतलब इसके बीच में बहुत वैल्यू आ सकती है। समझ में आया कि नहीं है। तो ये फ्रैक्शन पार्ट कह रहा है मेरे अंदर एक वैल्यू नहीं, मेरे अंदर बहुत सारी वैल्यू है। तो बेसिकली ये कैसा वर्क कर रहा है, बेसिकली इट वर्क एट एज एक्स, मतलब ये वही एक्स जैसा काम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसका इंटीग्रेशन करने लगे ना तो फ्रैक्शनल पार्ट को हम कैसा मानेंगे, एक्स जैसा मानेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको हम कैसा मानेंगे, लाइक एक्स जैसा ट्रीट करेंगे। हम इसको एक्स जैसा ट्रीट करेंगे, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम क्या करेंगे, उसको पूर्णांक बनाना पड़ेगा हमको। 1 2 3 4 उसके बीच की वैल्यू, अगर 10 से 11 है तो 10 आ जाएगा, 11 से 12 है तो 11 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, ये पूरा फंडा था। इसमें जो भी कुछ समझ में आया आप अच्छे से लिख लो, फिर हम इसमें क्वेश्चन करते हैं, ये जो हमने ले रखे हैं, ठीक है। कुछ लाइन अपने मन से भी लिख लेना, जो मैंने बोला है बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसके बारे में। ग्राफ की जरूरत नहीं है दोस्तों, नहीं तो जरूर सिखाता। और वैसे भी अब क्या है ना, पैरेलल में मैं फंक्शन भी स्टार्ट करने वाला हूँ। जल्द से जल्द आपको फंक्शन का भी कुछ ग्राफ थोड़ा थोड़ा करके मिलने लगेगा, किसी दिन बीच बीच में मिलता रहेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब धीरे धीरे मैं ग्राफ भी आपको सिखाऊंगा, तो ये सब ग्राफ वहाँ पे तो आएंगे। तो अभी बात करके फिर से बात करूँ तो मजा नहीं आएगा ना, एक बार में ही बात करेंगे। लेकिन हाँ, उसका बेसिक फंडा मैंने सबको सिखा दिया है कि सवाल लगाते समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे जैसा टफ रहे सवाल चाहे इजी रहे, क्योंकि फंडामेंटल चीज आपको आ गई ना। अब अगर फंडामेंटल चीज आ गई तो उसी से तो सवाल बनेगा, और फंडामेंटल चीज रहेगी। जैसे मॉड का भी किया था हमने, तो मॉड में जब एक समझा दूसरा वाला उसी से लग गया, तो ऐसे आपको आगे लग जाएगा, चाहे जितना टफ क्वेश्चन होगा सब लग जाएगा, मेरे पे आप छोड़ दो। बस आप इतना ध्यान रखना, ये मत भूलना बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सवाल करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सब ठीक है ना, हिला तो नहीं, हिल गया थोड़ा सा शायद, कोई बात नहीं। 1 से लेकर 10 तक, अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर dx, लेकिन हमको पता है ये 1 से 2 में कुछ और रहता है, 2 से 3 में कुछ और रहता है, 3 से 4 में कुछ और रहता है, 4 से 5 में कुछ और रहता है, मतलब अलग अलग वैल्यू पलटती रहती है, बदलती रहती है। तो हम एक काम ना कर लें, तोड़ लें इसको, 1 से 2 में तोड़ लें एक बार, फिर प्लस 2 से 3 में तोड़ लें। हाँ आइडिया लगा ना, ये जो मैंने ब्रेक करने वाला सिखाया था वही यहाँ पे लगा रहे हैं हम लोग। मजा आया, 2 चीज़ें एक साथ सीख रहे हैं यहाँ पे। 3 से 4 में ये dx, फिर प्लस ऐसे बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे, लास्ट में कहाँ 9 से 10 में x dx, ही तो आएगा। अब सारी वैल्यू बताओ, अगर मैं बोलूँ 1 से 2 तक इसमें डालूँ तो अभी भी सिखाया था मैं, इंटीजर में 1 से 2 तक डाला जाए तो ये बन जाएगा 1। क्या बनेगा 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है।
अगर 1 से 2 के बीच में से गिनती जाएगी तो ये 1 बन जाएगा ना। 1 मतलब एक्चुअल में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स नहीं है, ये एक संख्या है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स नहीं है, क्या है? एक संख्या है। 1 से लेकर 2 तक के बीच में कोई संख्या डालेंगे तो ये 1 निकालेगा। तो बेसिकली लिखा है ये 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 1 इंटू डी एक्स, तो ये बन गया डी एक्स। आया कि नहीं आया? प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 3, ये क्या बन जाएगा? 2 से 3 के बीच में डालेंगे यहाँ पे तो बनेगा ये 2 बनेगा, तो ये जाएगा 2 डी एक्स। समझते जाइएगा, कोई डाउट हो तो बताइएगा। प्लस आगे क्या कह रहा है ये? अगर मैं बात करूँ 3 से 4 के बीच में इसमें डालूंगा तो 3 निकलेगा इसमें से, 3 डी एक्स। इंटीग्रेशन कहाँ से? 3 से लेके 4 तक आ रहा है ना। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व कर ले रहा हूँ हर बार। कोई दिक्कत हो तो बताना। और लास्ट में क्या हो जाएगा? 9 से 10, और ये क्या हो जाएगा? 9 से 10 के बीच में 9 निकालेगा। अभी भी सिखाया था मैंने, छोटा वाला निकालता है उससे, जस्ट जो सिखाया उसी का यूज कर रहा हूँ, कुछ खास नहीं है। अब चाहे जितना टफ सवाल आएगा ऐसे लग जाएगा हमारा हर बार। अब डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, 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 और एक्स हो जाएगा तो लिमिट लगाएंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे एक्स की लिमिट लगाएंगे 1 से लेकर 2 तक, प्लस यहाँ पे 2 ऐसे बार रखो, फिर एक्स की लिमिट लगाएंगे 2 से लेकर 3 तक, फिर यहाँ पे रखो 3, फिर एक्स की लिमिट लगाएंगे 3 से लेकर 4 तक, और फिर डॉट 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 डॉट, फिर 9, एक्स की लिमिट लगाएंगे 9 से लेके 10 तक। अरे यार ध्यान से देखो तो क्या लिखा है? 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। तो बेसिकली और कुछ नहीं, साथ में ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, सब 1 है। तो ये बचेगा 1 2 3 4, यही बचेगा बस। 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस 10 नहीं 9 तक, लास्ट में 9 तक तो जाना है। और इन सबका सम निकालने का फार्मूला आपको याद है? n + 1/2। अगर ऐसे लगातार गिनती हो, n नेचुरल नंबर का सम निकालना हो तो क्या होता है? सिखाया मैंने इसको भी। अगर ऐसे लिखा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n तक अगर सॉल्व करना है तो इसका फार्मूला क्या होता है? इन सबको जोड़ लो। इन सबको जोड़ने पे आता है n + 1/2। ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। तो ये कहाँ तक जाना है? 9 तक जाना है, 1 से लेके 9 तक जाना है ना। तो क्या हो जाएगा? 9 + 9 + 1/2, 9 × 9 + 1 मतलब 10/2। वो फार्मूला अप्लाई कर दिया बस। 2 पंजे 10, 9 चौक 2 पंजे 10, 9 पंजे 42, 45। तो फाइनल आंसर हमारा क्या है? 45। मतलब ये सॉल्व करने पे हमारा कौन सा ये पूरा सॉल्व करने पे हमारा फाइनल आंसर क्या आने वाला है? 45 आने वाला है। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है ना। आई होप 1 घंटे से ज़्यादा हो रहा है दोस्त। तो अब मेरे हिसाब से आपको होमवर्क देना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देख लो। पहले ये क्वेश्चन समझा देता हूँ। -1 से 3 तक x + 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर dx, ये सॉल्व करना है। सिखा दिया फंडा, दिमाग लगाना नहीं लगेगा तो परेशान मत होना। मैं हूं अगले लेक्चर में तो पहले इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो अगर आ जाए तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमेंट में आंसर आप बता सकते हो कि हाँ सर ये आंसर आया, या व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना दिया है, वहां पे बहुत सारे बच्चे जुड़ गए। जो नहीं जुड़े हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वो जाके जुड़ सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? वहां पे किसी भी प्रकार का फालतू मैसेज नहीं भेजना है। आपका अगर कोई सवाल हो तो उसकी फोटो खींच के आप वहां भेज सकते हो, बस इतना ही। या आपको कोई पर्सनल बात हो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही पढ़ने में, क्या करें इसके लिए, वो आप बात कर सकते हो बस वहाँ पे। और उसके अतिरिक्त कोई बात नहीं कर सकते आप वहाँ पे। आप गुड मॉर्निंग का भी मैसेज नहीं भेज सकते हैं ना, क्योंकि यार देखो ग्रुप वही अच्छा होता है जहाँ पे केवल उतना मटेरियल पढ़े जो उसके लिए सफिशिएंट जरूरी है। फालतू की चीज भेजने लगेंगे उसमें ना तो क्या होता है ना, फिर बोरिंग महसूस होने लगे, तो बोरियत। तो ऐसा कोई भी कुछ करने वाला तो मैं उसको तुरंत ग्रुप से बाहर निकाल दूंगा। तो इसलिए आपका जो क्वेश्चन ना आए आप दोस्त वही पूछें, ताकि ना ग्रुप अच्छे से मेंटेन रहे, उसमें मजा आए ना। ऐसा उसको बाहर ना फील लगे यार क्या क्या इसी में आ रहा है, बेकार लग रहा है, ऐसा ना होने पाए। ठीक, ध्यानपूर्वक। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना कैसे करना है। अच्छा ये देखो क्या दिख रहा है, 0 से लेकर 3 fx dx। लेकिन fx की वैल्यू क्या है? fx की वैल्यू एक बार फ्रैक्शन x भी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 2 है और 6 - 2x है। लेकिन कहां से कहां? ये मतलब ये टूट रहा है 0 से 3 तक है ना। तो 0 से 1 तक के लिए fx का मान ये यूज करना है आपको, 1 से 2 तक के लिए fx का मान आपको ये यूज करना है x + 2, और 2 से 3 के लिए fx का मान आपको यूज करना है 6 - 2x। मतलब जैसे ये 10 भाग में टूटा है वैसे 3 भाग में टूटेगा। और फिर उन तीनों भाग को आपको सिखा चुका हूं मैं, फ्रैक्शन भी सीख चुका हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी सीख चुके हो, और ये तो बेसिक्स नॉर्मल सा है तो इसका तो आप कर ही लोगे। तो ये 3 टुकड़ों में टूट जाएगा। और उसके बाद लिमिट भी बता दिया कहां से कहां तक, 1 से 2 तक, लोअर 1 अपर 2, लोअर 0 अपर 1, फिर लोअर 1 अपर 2, फिर लोअर 2 अपर 3, ऐसे टूट जाएगा 3 टुकड़ों में और सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये परेशानी की जरूरत नहीं है। अब मेरा काम कंप्लीट हुआ, अब आपका काम स्टार्ट हुआ। फटाफट से शेयर कर दो उन सभी बच्चों को जिनको आपको लगता है इनको पढ़ने में इंटरेस्ट है, अच्छा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने में सक्षम हैं। ऐसा नहीं कि भारी लगने लगे उनको, है ना। और जो मेहनती बच्चे हैं उनके पास शेयर करें ताकि वो अच्छे से पढ़ें, फायदा उठाएं। फ्री एजुकेशन मिल रहा है, वो भी जबरदस्त लेवल का मिल रहा है, तो फायदा सबको होना चाहिए। ठीक है ना, बाकी काम आपका है, जाओ वोट डालो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।